एपिसोड 541 टू 550। अध्याय 541 में उससे पहले उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। युआन लेई ने अपनी सहायक को शी मिंग का नाम लेते हुए सुनकर भौहें सिकुड़ी। उसने अनजाने में अपनी सहायक की ओर देखा। जब उसने शी मिंग को सोंग शिन के साथ आते देखा और सोंग शिन को उसकी पोशाक में सजे हुए देखा तो वह अवाक रह गई। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? उन्हें उम्मीद थी कि आज की शूटिंग रद्द हो जाएगी क्योंकि शी मिंग को कुछ गंभीर चोटें आई होंगी और उन्हें यह भी आशंका थी कि फिल्म की रिलीज में देरी न हो, इसलिए श्रीहान उनके कुछ दृश्यों को काट सकते हैं। युआन लेई और उसकी सहायक के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर जी मिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वह उनके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, सुप्रभात सीनियर अंडरस्को। युआन लेई अवाक रह गई क्योंकि यह पहली बार था जब शी मिंग ने उसे सीनियर कहकर संबोधित किया था। उसने झिझकते हुए अपना गला साफ किया और धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। क्या आप ठीक हैं? जिया मिंग के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? या आपको लग रहा था कि मैं आज नहीं आऊंगी? उसने आंखें झपकाते हुए पूछा। युआन लेई ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? बस मैंने सुना कि गोलीबारी में तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत होगी। आराम करने की? युआन लेई ने शी मिंग को ऊपर से नीचे तक देखा लेकिन उसे कोई चोट नहीं दिखी, इसलिए उसने ठीक हो जाओ के बजाय आराम करो शब्द का प्रयोग किया। जिया मिंग ने अपनी बाहें उठाईं और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, श्रीहान ने उन्हें बुलाकर स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया। युआन लेई लगातार शी मिंग की ओर देख रही थी क्योंकि वह अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि शी मिंग को कोई चोट कैसे नहीं आई। जू लैन ने अपने कार्यों को देखकर अपने होंठ सिकोड़ लिए और बाद में निर्देशक हान को इसके बारे में बताने का फैसला किया। अल्पविराम। श्रीहान ने शी मिंग और युआन लेई को उनकी जगहों पर खड़ा करने के बाद एक्शन चिल्लाकर कहा। जिया मिंग ने अपने सभी संवाद बिना किसी चूक के सहजता से बोले, लेकिन जब युआन लेई की बात आई तो वह एकदम ब्लैंक हो गई। काटना, कार्रवाई, काटना, कार्रवाई। श्रीहान निराश थे क्योंकि इतने सारे टेक लेने के बाद भी युआन लेई एक भी लाइन ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। वह या तो हकला रही थी या फिर एकदम भावहीन होकर वहां खड़ी थी। युआन लेई, क्या समस्या है? क्या तुमने अपने संवाद याद नहीं किए? यह कोई जटिल दृश्य नहीं है, फिर भी तुम आज इतने खोए हुए क्यों हो? जब श्रीहान ने युआन लेई पर चिल्लाया तो सभी कर्मचारियों के सामने शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने वाकई में अपनी लाइनें याद नहीं की थी, ये सोचकर कि शूटिंग रद्द हो जाएगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिया मिंग न केवल आई बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। मुझे खेद है श्रीमान हान, मैं फिर से कोशिश करूंगा। युआन लेई ने धीमी आवाज में माफी मांगी। छोड़ो इसे, सब लोग 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर कोशिश करेंगे। उन्होंने ताली बजाई और सबको ब्रेक लेने के लिए कहा। और तुम अपनी लाइनें ठीक से याद कर लो। ब्रेक के बाद मैं इस तरह का रवैया नहीं देखना चाहता। युआन लेई ने अपने होंठ सिकुड़े और शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। जिया मिंग युआन लेई के पास गया और धीमी आवाज में बोला, मुझे खेद है वरिष्ठ, मैंने आपकी योजना बिगाड़ दी। जिया मिंग ने अपनी बात कहने के बाद मुस्कुराते हुए युआन लेई के पास से गुजर गई। युआन लेई अंडरस्को। शिमिंग की बातें सुनकर युआन लेई अवाक रह गई। क्या उसे कुछ पता है? ब्रेक के बाद कुछ और क्षणों के बाद दृश्य को आगे बढ़ाया गया। शाम को श्रीहान ने सभी को इकट्ठा किया और शीमिंग की ओर मुड़कर कहा, शीमिंग, आज तुमने अपने दृश्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। बधाई हो। ये कहते ही जूलैन ने उसे फूलों का एक गुच्छा दिया जिसे उसने शीमिंग को दे दिया। भले ही आपके सीन शूट हो चुके हों, फिर भी आपको रैप अप पार्टी में आना होगा। ठीक है। जिया मिंग ने सिर हिलाया। शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ उसके सीन ही शूट हुए थे। शूटिंग अभी 2 हफ्ते और चलेगी, लेकिन उसे आने की जरूरत नहीं है। उसके सारे सीन आज ही पूरे हो गए। अगर वो हादसा न हुआ होता तो मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए बाहर ले जाता। हालांकि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, फिर भी तुमने ठीक से आराम किए बिना काम पर आ गए। मैं तुम्हारी पेशेवरता से बहुत प्रभावित हूँ। पिछली घटना तुम्हारे लिए काफी दर्दनाक रही होगी। श्रीहान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर युआन लेई सख्त हो गई और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने मुस्कुराते हुए शीमिंग की ओर देखा। धन्यवाद श्रीमान हान, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। केवल आपकी वजह से ही मैं कई नई चीजों को जान पाए। उसने कृतज्ञतापूर्वक उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। श्रीहान ने उसकी बातें सुनकर प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। उन्होंने शूटिंग के आखिरी दिन का जश्न मनाने के लिए सेट पर ही केक काटा। इससे पहले कि जिया मिंग सेट से निकल पाती, उन्हें श्रीहान का बुलावा आया। जब वह उनसे मिलने उनके घर गईं, तो उन्होंने देखा कि जू लैन भी उनके बगल में खड़ी थी। माहौल काफी तनावपूर्ण था। उसने उसे बिठाया और धीमी आवाज में कहा, जिया मिंग, जू लैन ने मुझे बताया कि तुम लोग सोच रहे हो कि उस दिन हुई घटना के पीछे युआन लेई का हाथ था। उसने जू लैन की ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि यह युआन लेई है। उसके हैरान चेहरे को देखकर अब वह आश्वस्त हो गई थी। और उसके अलावा सेट पर कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना घिनौना काम कर सके। जिया मिंग, तुम जानती हो कि वो इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री है। मैं उसका बचाव नहीं कर रहा, लेकिन शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं उसे फिल्म से निकाल भी नहीं सकता। इस समय हम किसी भी तरह की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें डर था कि जिया मिंग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना बदला ले सकती है। इसका असर सिर्फ इस फिल्म पर पड़ेगा और हम सब ने इस फिल्म के लिए जो मेहनत की है वह सब बेकार हो जाएगी। जिया मिंग ने कुछ नहीं कहा और ध्यान से उसकी बातें सुनी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसकी सभी बातों से सहमत थी। बोलने के बाद श्रीहान ने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया और उन्हें विश्वास था कि वह उन्हें समझ जाएगी। श्रीमान हान, मैं समझ गई आपका मतलब।
आप नहीं चाहते कि मैं इस फिल्म के रिलीज होने से पहले कुछ भी करूं, है ना? मैं उससे पहले कुछ नहीं करूंगी, शीमिंग ने मुस्कुराते हुए ये कहा। श्रीहान ने जीमिंग को एक स्पष्ट दृष्टि से देखा। उनका मतलब ठीक यही नहीं था। अध्याय 542 क्या आप जियांग यान के साथ पोज दे सकते हैं? निर्देशक खान उनकी प्रतिक्रिया सुनकर दंग रह गए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। वह हमेशा चाहता था कि उसके कलाकार सौहार्दपूर्ण संबंध में रहें, लेकिन युआन लेई शुरू से ही इसमें मुश्किलें पैदा कर रही थी। अब उसे उस पल पर पछतावा हो रहा था जब उसने उसे मुख्य अभिनेत्री के रूप में लेने का फैसला किया था। उस समय प्रतिभा से अधिक धन को महत्व देना उसकी मूर्खता थी। लगभग सभी दृश्यों की शूटिंग हो चुकी है और शेष दृश्यों को पूरा करने में अधिकतम 2 सप्ताह का समय लगेगा। इस समय युआन लेई की जगह लेना उनके लिए किसी भी तरह से संभव नहीं है। वह युआन लेई को चेतावनी देकर इस मामले को यहीं खत्म करना चाहते थे, लेकिन शीमिंग के हाव भाव देखकर लगता है कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जब जियामिंग श्रीहान के कमरे से निकली तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह काफी आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। युआन लेई का सहायक, जो उनकी बातचीत सुनने के लिए श्रीहान के कमरे के आसपास मंडरा रहा था, उसने देखा कि शीमिंग कमरे से बाहर निकल गया। श्रीहान ने उसे अपने कमरे में क्यों बुलाया? क्या उसने उस घटना के बारे में उनसे कुछ कहा? युआन लेई ने अपने सहायक से सवाल करना शुरू किया, जो अभी अभी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई थी। सहायक ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आसपास बहुत सारे लोग होने के कारण मैं कुछ ठीक से सुन नहीं पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे तो जूलैन भी वहीं मौजूद थी। और मुझे लगता है कि शीमिंग को इस घटना के बारे में कुछ पता है और उसने श्रीहान को इसके बारे में बताया है, क्योंकि मैंने उसे गुस्से में आपका नाम लेते हुए सुना था। इसके अलावा बातचीत के बाद जीमिंग बहुत आत्मविश्वास के साथ कमरे से बाहर निकली। मुझे यकीन है कि उसने श्रीहान के सामने आपके बारे में खूब कुछ कहा होगा। अब हमारा क्या होगा? क्या हमें इसके लिए जेल भेजा जाएगा? सहायक घबरा गई क्योंकि उसी ने उस घोड़े को नशीली दवा दी थी। ये सब कुछ उसी ने किया है और युआन लेई ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था, इसलिए अंत में सारा दोष उसी पर आएगा। युआन लेई ने अपनी सहायक की ओर एक नज़र डाली और चिल्लाकर कहा, चुप रहो। उसने अपना फ़ोन निकाला और उस व्यक्ति को फ़ोन किया जो उसे इस समस्या से निपटने का तरीका बता सकता था। आखिरकार घोड़े के बारे में यह विचार तो उसी ने दिया था। जियामिंग अपनी कार में बैठकर घर जा रही थी। श्रीहान के सामने कही गई अपनी बातों को याद करके उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने आह भरी और बुदबुदाई, मैंने कहा था कि फिल्म रिलीज होने के बाद मैं उससे निपटूंगी, लेकिन कैसे? मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगी थी, इसलिए उसने अपनी कनपटी को सहलाया। 2 सप्ताह पलक झपकते ही बीत गए और एटर्नल लव की शूटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। यह उस दिन की रैप अप पार्टी थी जिसका आयोजन एक ऐसे रेस्तरां में किया जा रहा था जो अभिनेताओं के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इस तरह के अधिकांश समारोह वहीं आयोजित किए जाते थे। जियामिंग को भी आमंत्रित किया गया था। चूंकि यह उनका पहला कार्यक्रम था जहां उन्हें आखिरकार मीडिया का सामना करना था, इसलिए सोंग शिन ने उनके लिए पोशाक चुनने में मदद की, क्योंकि कई रिपोर्टर और मीडिया संस्थान आमतौर पर पार्टियों के दृश्यों को शूट करने के लिए आते हैं। उन्होंने सफ़ेद और नीले रंग की चेक वाली स्कर्ट के साथ हल्के नीले रंग का क्रॉप टॉप पहना था। इससे उन्हें एक युवा लुक मिला जो फिल्म में उनकी परिपक्व भूमिका से बिल्कुल अलग था। उसने सफ़ेद रंग की हील वाली सैंडल पहनी थी और हल्का मेकअप किया था। उसने समय देखा और शाम के 5:30 बज चुके थे। उसने अपना स्लिंग बैग उठाया और नीचे चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो दफ्तर में होना चाहिए था। लीवी को वहाँ खड़ा देखकर वह हैरान रह गई। उसे इतना खूबसूरत देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह उसके पास गया और उसकी कमर पकड़ ली। क्यों? क्या मैं अपनी पत्नी को पार्टी में छोड़ने नहीं आ सकता? वह मुस्कुराई, लेकिन कुछ याद आने पर उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। लेकिन सोंग शिन मेरे साथ पार्टी में जाएगी, और अगर कोई तुम्हें वहाँ देख ले तो दिक्कत हो जाएगी। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि वह उसे अकेले जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। अब उसे समझ में आया कि रिश्तों को गुप्त रखना इतना मुश्किल क्यों होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चिकित्सा क्षेत्र में करियर बदलने के बाद ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। इससे बोझ कम हो जाएगा। जब शीमिंग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। कई पत्रकार रेस्तरां के बाहर जमा थे और उन्होंने लगभग पूरे इलाके को अवरुद्ध कर दिया था। साथ ही कई प्रशंसक अपने पसंदीदा अभिनेताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए भी वहां मौजूद थे। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार वैन से उतर गई। सोंग शिन उसके पीछे पीछे गई, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ा क्योंकि युआन लेई बीच में खड़ी थी और पत्रकारों द्वारा उसकी तस्वीरें खींची जा रही थीं। क्योंकि वहां जाने का केवल एक ही रास्ता था, इसलिए वे युआन लेई के अंदर जाने के बाद ही जा सकते थे। वे इंतजार करते रहे, लेकिन युआन लेई पूरे 15 मिनट तक हिली भी नहीं। सोंग शिन ने भौहें चढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, इसकी समस्या क्या है? क्या ये रेड कारपेट है? इतना नाटक क्यों कर रही है? और समापन पार्टी के लिए उसने इतना नाटकीय रूप क्यों धारण किया? जियामिंग ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। युआन लेई ने एक लंबा पार्टी गाउन पहना हुआ था और अपने बालों को चांदी के गहनों से सजे एक अव्यवस्थित जुड़े में बांध रखा था। सोंग शिन सही कह रही हैं, उन्होंने वाकई जरूरत से ज्यादा सज धज कर कपड़े पहने थे। युआन लेई बीच में खड़ी थी और तस्वीरें खींचवाने के लिए बेमन से मुस्कुरा रही थी। लेकिन अब पत्रकार भी थक चुके थे। कुछ तस्वीरें लेना ठीक है, लेकिन वे किसी की इतनी सारी तस्वीरें नहीं ले सकते। अरे, क्या वो फिल्म की मुख्य अभिनेत्री नहीं है? कोने में खड़ी शीमिंग को देखकर एक पत्रकार चिल्ला उठा। मुख्य अभिनेत्री नहीं, बल्कि दूसरी मुख्य अभिनेत्री। मुख्य अभिनेत्री युआन लेई हैं। दूसरे रिपोर्टर ने उन्हें सुधारते हुए कहा। ओह हाँ, वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं भूल ही गई कि वह मुख्य अभिनेत्री नहीं है।
युआन लेई अंडरस्कोर। युआन लेई ने रिपोर्टर की बातें सुनी और शर्म से उसके कान लाल हो गए। युआन लेई बीच में खड़ी थी, लेकिन पत्रकारों ने कोने में खड़े शीमिंग की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अंत में युआन लेई की सहायक को उसे अंदर ले जाने के लिए आना पड़ा। अंततः ज़ीमिंग केंद्र तक चलकर गए और तस्वीरों के लिए पोज दिया। वाह, वह वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा था कि यह सिर्फ फिल्टर की वजह से है, लेकिन असल जिंदगी में वह और भी खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती कोई मजाक नहीं है। क्या आपने वो ड्रेस देखी? उस ड्रेस में वो बेहद मासूम लग रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पोस्टर में दिख रही वही लड़की है। अरे वाह, क्या आपने उसके चलने का तरीका देखा? उसके चलने में एक स्वाभाविक शालीनता है। वह दूसरों से अलग है। लोग और अन्य अभिनेताओं के प्रशंसक शी-मिंग की सुंदरता से चकित थे। अरे, क्या ये जियांग यान नहीं है? वहां खड़े लोग जियांग यान को अपनी वैन से बाहर निकलते देख चीखने लगे। जिया मिंग ने देखा कि जियांग यान आ गई है, इसलिए वह जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक रिपोर्टर ने उसे रोक लिया। रुको जी मिंग, क्या तुम जियांग यान के साथ एक तस्वीर खिंचवा सकते हो? जिया मिंग उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अध्याय 543 सिर का खाना। जब रिपोर्टर ने अचानक शीमिंग को जियांग यान के साथ पोज देने का सुझाव दिया तो शीमिंग हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसने जियांग यान को केंद्र की ओर चलते हुए देखा। ये देखकर उनके सभी प्रशंसक खुशी से चिल्लाने लगे, क्योंकि पोस्ट में उनकी केमिस्ट्री देखकर वे पहले से ही उन्हें एक साथ देखना चाहते थे। जिया मिंग ने बनावटी मुस्कान दी, क्योंकि उसे इतनी भीड़ के सामने उसके बगल में खड़े होने में असहजता महसूस हो रही थी। मैं तुमसे कह रही हूँ, उनके बीच कुछ चल रहा है। क्या तुमने अभी अभी जियांग यान को उसकी तरफ देखते हुए देखा? तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। सिर्फ इसलिए कि वे साथ में अच्छे दिखते हैं, तुम उन्हें एक जोड़ीदार कैसे बना सकते हो? यह उनका निजी मामला है, चाहे वे डेट करें या न करें। तुम बेवजह शोर क्यों मचा रहे हो? अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन मुझे यकीन है कि वह उसे जरूर पसंद करता है। भाई जियांग उसे क्यों पसंद करेगा? जरूर वही उसके पीछे पड़ी होगी। वह उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही होगी। पत्रकारों ने लोगों को उनके बारे में बहस करते देख हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी साथ में और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी, क्योंकि वे युवाओं के बीच एक चर्चित विषय लग रहे थे। पूरे 20 मिनट तक फोटो खिंचवाने के बाद शी-मिंग और जियांग यान रेस्तरां में दाखिल हुए। कुछ लोग पहले से ही अंदर आ चुके थे और उन्होंने सभी को अपनी अपनी सीटों पर बैठते हुए नमस्कार किया। लगता है आप लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। ज़ीमिंग और जियांग यान को देखते हुए जूलैन मुस्कुराए। ऐसा नहीं है। ज़ीमिंग ने अपना जूस पिया, क्योंकि उसे इन पार्टियों में शराब पीने की अनुमति नहीं थी। जिया मिंग, क्या तुम थोड़ी शराब पीना चाहोगी? जूलैन ने उसे जूस पीते हुए देखकर पूछा। नहीं धन्यवाद, जूस ठीक है, आप शराब नहीं पीते। जिया मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाया। उसे शराब पीना पसंद है, लेकिन लीवेई ने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्या वह ये बात कह सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जियांग यान ने उसके चेहरे के भाव देखकर समझ लिया कि उसने पे को क्यों अस्वीकार किया। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी शराब पी ली। सभी ने खाया पिया और शूटिंग के दौरान अपने अनुभव साझा किए। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। मुख्य कलाकार श्रीहान और जूलैन के साथ बैठे थे। अरे ये क्या है? जूलैन ने अपना फोन देखते हुए हैरानी से कहा। श्रीहान ने उधर देखा और आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? क्या हुआ? जूलैन ने शी-मिंग की ओर देखा और कहा, किसी ने उस घटना का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। सभी ने शी-मिंग की ओर देखा और समझ गए कि जूलैन किस घटना के बारे में बात कर रही थी। श्रीहान ने उसका फ़ोन लिया और वीडियो देखा। इसी तरह वुशेंग ने भी अपना फ़ोन निकालकर वह वीडियो देखा। शी-मिंग ने वुशेंग के फ़ोन से वीडियो देखा और भौहें चढ़ा लीं। 2 वीडियो अपलोड किए गए थे। एक वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे घोड़ा अचानक पागलों की तरह दौड़ने लगा और सभी के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दूसरा वीडियो वह था जिसमें शी-मिंग ने घोड़े की कमान संभाली और उसे रोक दिया। दूसरा वीडियो देखकर सब चौंक गए। उन्हें भी नहीं पता था कि घोड़े को कैसे रोका गया। सबने यही सोचा था कि घोड़े को जियांग यान ने रोका होगा, लेकिन क्या ये शी-मिंग था? लेकिन ये वीडियो किसे मिला? क्या आपने ये सुनिश्चित नहीं किया था कि कोई भी इस बारे में बात न करे? और यह वीडियो किसने बनाया? वीडियो देखकर श्रीहान असमंजस में पड़ गए। जब शी-मिंग ने घोड़े को रोका था, वह दृश्य तो उन्होंने देखा भी नहीं, तो कोई उसका वीडियो कैसे बना सकता है? सिर्फ वीडियो ही नहीं, उस घटना पर पूरा लेख भी है। देखो, सोंग शिना आए और उसने फ़ोन जूलैन को देखने के लिए दे दिया। ये वही मीडिया आउटलेट था जिसने आधिकारिक घोषणा से पहले उनकी फिल्म के बारे में लेख प्रकाशित किया था। जब जूलैन को कुछ याद आया तो वह सदमे से अपना मुंह खोल बैठी। अरे, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता था? क्यों? श्रीहान ने चिंता से भरे स्वर में उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसने क्षमाप्रार्थी भाव से उसकी ओर देखा और कहा, उस दिन एक रिपोर्टर सेट पर आया था जो जियांग यान और शी-मिंग का इंटरव्यू लेने आया था। जब ये सब हुआ तो मैं उसके बारे में पूरी तरह भूल गई थी। लेकिन उसने दूसरा वीडियो कैसे बनाया? घोड़ा उन्हें इतनी दूर ले गया कि हम सभी को वहां पहुंचने के लिए जीप लेनी पड़ी। श्रीहान ने दांत पीसते हुए कहा, यह समस्या नहीं है। आप इतने गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आपने उससे पहले ही क्यों नहीं निपटा? जूलैन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चुप रहना ही बेहतर समझा। वह जानती थी कि वह इतना चिंतित क्यों हो रहा था। अब जब ये घटना सार्वजनिक हो गई है तो एक दिन लोग इस बारे में चर्चा करना शुरू कर देंगे कि यह कैसे हुआ और किसने किया। उस समय हमें उन्हें जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। जियांग यान चुपचाप लेख पढ़ रहा था और अनजाने में मुस्कुरा दिया। वह उस वीडियो को फिर से देख रहा था जिसमें शी-मिंग ने उससे रस्सी छीन ली थी और उसे पीछे से गले लगा लिया था। वह उनके लिए सबसे बेहतरीन पल था। वुशेंग ने देखा कि सभी लोग असमंजस की स्थिति में थे और यहाँ जियांग यान एक मूर्ख की तरह मुस्कुरा रही थी।
उन्होंने सिर हिलाते हुए श्रीहान से कहा, मुझे लगता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेख में कुछ भी नकारात्मक नहीं है, बल्कि उसमें शीमिंग द्वारा स्थिति को संभालने और बड़ी दुर्घटना को होने से रोकने के तरीके की प्रशंसा की गई है। मेरा मानना है कि यह हमारी फिल्म के प्रचार का एक शानदार अवसर है। श्रीहान ने अपने होंठ सिकुड़े और युआन लेई की ओर देखा। युआन लेई ने तुरंत उसकी नज़रों से नज़रें बचाईं और अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया। लेख पढ़ते हुए उसने अपना ध्यान फ़ोन पर केंद्रित कर लिया। ये लेख किसने लिखा है? ये तो शीमिंग की तारीफों से भरा पड़ा है। जिन कॉर्पोरेशन। सर, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। पहले तो उस रिपोर्टर का वीडियो पोस्ट करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन जब मैंने उसे खेत में काम करने वाले मजदूर से प्राप्त दूसरा वीडियो भेजा तो उसने तुरंत एक लेख लिखा और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। ये लेख मैडम की प्रशंसा से भरा हुआ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में गू शाओ ही वह व्यक्ति था जिसने खेत मजदूर से दूसरा वीडियो प्राप्त किया और उसे पत्रकार को सौंप दिया। लेकिन महोदय, इससे मैडम को किस तरह की मदद मिलेगी? ली वेई ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, इतने लंबे समय तक मेरे सहायक रहने के बाद भी तुम इतने मंदबुद्धि कैसे हो सकते हो? मैं नहीं बताऊंगा। ली वेई ने गू शाओ को अनदेखा करते हुए अपनी मेज की ओर देखा। उसके घमंडी शब्दों को सुनकर गू शाओ अवाक रह गया। ली वेई ने अपने टैबलेट पर दूसरा वीडियो देखते हुए अपने दांत पीस लिए। हालांकि उस स्थिति में भी वीडियो में शीमिंग बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनका ध्यान उनके उस हाथ पर था जो रस्सी को पकड़ने के लिए जियांग यान की कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। गू शाओ ने ली वेई के उदास चेहरे को देखा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 544 की तुम ही थे, है ना? शीमिंग समापन पार्टी से लौटने के बाद नहाकर सोफे पर बैठी थी और उन्होंने लेख देखने के लिए अपना वीबो अकाउंट खोलने का फैसला किया। गोलीबारी शुरू होने के बाद से उसने शीमिंग के वीबो अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है। वह आमतौर पर उन लेखों को देखने के लिए सोंग शिनर के फ़ोन का इस्तेमाल करती है। उसने ऐप खोला और लॉगिन किया। हालांकि लॉगिन करते ही उसका फ़ोन काम करना बंद कर दिया। इतनी सारी सूचनाएं आ रही थीं कि उसका फ़ोन एक पल के लिए हैंग हो गया। वह अचंभित थी क्योंकि उसने ज़ीमिंग के अकाउंट पर इतने सारे नोटिफिकेशन पहले कभी नहीं देखे थे। चूंकि ज़ीमिंग ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता, इसलिए वह पहले सिर्फ न्यूज़ फीड ही देखती थी। कुछ क्षण बाद उसने नोटिफिकेशन सेक्शन देखा और वहां लगभग 1000 नोटिफिकेशन थे। क्या हो रहा है? पहले से ही कई नोटिफिकेशन आ रहे थे। चूंकि उन्होंने लंबे समय तक अपना अकाउंट नहीं खोला था, इसलिए फिल्म का पोस्टर जारी होने के बाद से ही कई लोग उन्हें फॉलो करने लगे थे और टैग कर रहे थे। लेकिन लगभग 500 से अधिक नई सूचनाएं प्राप्त हुईं जो संभवतः लेख के कारण थीं। उसने घबराहट में अपनी लार ली और उन नोटिफिकेशंस में से एक को खोला जिसमें एक यूजर ने उसे टैग करते हुए लिखा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी क्या देखा। मेरी प्यारी यान बाल बाल बच गई। अगर शीमिंग न होती तो उसे बहुत चोट लग जाती। इसलिए जियांग यान के सभी प्रशंसकों की ओर से मैं उसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, ये शियान और यान की जोड़ी कोई मजाक नहीं है। चलो हमारी नाव को रवाना होने दो। तारांकन दिल नंबर 1 जियांग यान फैन की ओर से उसने अन्य नोटिफिकेशन खोले और पोस्ट पढ़ी। हे भगवान, वो न सिर्फ बेहद खूबसूरत हैं बल्कि बेहद सासी भी हैं। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जियांग यान अपना संतुलन खो रहे थे और अगर उन्होंने रस्सी पकड़कर घोड़े को समय पर न रोका होता तो दोनों बुरी तरह घायल हो जाते और घोड़ा भी। इस महिला को सलाम, वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। खूबसूरत और बिंदास। जहाज चला जाने 2 दिल। जियामिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और आह भरी। ज्यादातर पोस्ट जियांग यान के प्रशंसकों की थी जो उन्हें टैग कर रहे थे और अपनी पसंदीदा कलाकार की जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। उसने वह लेख पढ़ने का फैसला किया और उस लेख में सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ था। उसने नीचे स्क्रॉल किया और देखा कि लेख पर 1000 से अधिक टिप्पणियां थीं। कुछ ही घंटों में ये लेख इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा था। उन टिप्पणियों ने उसे अवाक कर दिया। मैं किसी अभिनेता का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैंने श्रीहान की फिल्में देखी हैं और जानता हूं कि वे अपने अभिनेताओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा बहुत सतर्क रहते हैं। लेकिन इस बार इतनी खतरनाक घटना कैसे हो गई? सच कहूं तो अगर ये लड़की न होती तो हालात बहुत बिगड़ जाते। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि कोई घोड़ा अचानक से पागलों की तरह कैसे दौड़ने लग सकता है। आमतौर पर इस तरह की शूटिंग के लिए प्रशिक्षित घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है ना? फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि आखिर यह स्थिति इस तरह कैसे उत्पन्न हुई। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने धीरे से कहा, कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं जो समझदारी से सोचते हैं। इतने सारे शिपिंग पोस्ट और कमेंट देखने के बाद उसे कुछ दिलचस्प कमेंट भी मिले। मैं अंतिम वर्ष में हूं और पशु चिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि कोई भी जानवर बिना किसी कारण के ऐसा व्यवहार नहीं करता, खासकर घोड़े। वे बहुत ही मिलनसार होते हैं और उनसे निपटना इतना मुश्किल नहीं होता। और जैसा कि ऊपर की टिप्पणी में कहा गया है, घोड़े को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग फिल्म में किया जा रहा है। लेकिन वह अब भी ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं जो मैंने देखी है। हालांकि वीडियो उतना स्पष्ट नहीं है, फिर भी अगर आप घोड़े के दौड़ना शुरू करने से पहले और उसके बेतहाशा दौड़ने के बाद के 2 वीडियो की तुलना करें तो उसके पैर पीछे की ओर जा रहे थे और उसकी मुद्रा भी असहज लग रही थी। जियांग यान और शीमिंग सही तरीके से बैठे थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह उसकी वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि किसी ने घोड़े को बांधने की कोशिश की होगी या उसे कुछ खिलाया होगा। आप जानते ही हैं कि मनोरंजन जगत कितना संदिग्ध है। हालांकि मुझे पक्का पता नहीं है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। मैं पशु चिकित्सा का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी उन लोगों से बेहतर हूं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उम्मीद है आप इस पर गहराई से विचार करेंगे और प्रोडक्शन हाउस इस घटना के पीछे का कारण स्पष्ट कर पाएगा। वाह, मुझे पूरा यकीन है कि वह भविष्य में एक सफल पशु चिकित्सक बनेगा।
जीमिंग ने ये लंबी टिप्पणी देखकर धीरे से कहा। इस टिप्पणी के कारण एक नई बहस छिड़ गई और लोग इस बात की जड़ में चर्चा करने लगे कि घोड़ा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था और क्या वास्तव में किसी ने घोड़े के साथ कुछ किया था। जियामिंग सभी टिप्पणियां पढ़कर बहुत खुश थी। पहले तो उसे लगा कि इस घटना को छिपाना फिल्म के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन शायद युआन लेई की सच्चाई को उजागर करने का यही बेहतर तरीका हो। तुम इतनी खुश क्यों हो? जब ली वेई कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वह अपने फ़ोन को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़कर खुशी से कहा, तुम वापस आ गए। वह सोफे से उठी और उसके पास गई। उसने उसका कोट उतारने में मदद की और खुशी से बोली, आप नहा लीजिए, मैं आपका खाना बना देती हूँ। आपको भूख लगी होगी। छोड़ो इसे, मैंने ऑफिस में कुछ खा लिया है, लेकिन मुझे सच में भूख लग रही है। उसने आंख मारी, जिससे उसका मूड साफ हो गया। उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन तुम्हें अपनी भूख पर काबू रखना होगा, क्योंकि आज मेरी चाची मासिक धर्म आ गई हैं। उसने उसकी ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। अंडरस्को। ये सुनकर उसके चेहरे के भाव उतर गए। उसने सोचा था कि वह उसके किए के लिए उसे इनाम देगी, लेकिन उसकी खुशी में उसकी चाची फ्लो ने खलल डाल दिया। वह खिलखिलाकर हंसी और अपने हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटकर एक खुशबिल्ली के बच्चे की तरह उसकी गर्दन से लिपट गई। ये तुम ही थे, है ना? अंडरस्को। उसकी चमकदार मुस्कान देखकर उसकी पीठ अकड़ गई और उसने उलझन में पूछा, क्या? अध्याय 545। एक और खबर है। ली वेई ने शीमिंग की ओर देखा, जिसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट रखा था और उससे चिपकी हुई थी। उसकी बातें सुनकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने उसे ये भी नहीं बताया था कि उसे सेट पर हुई हर बात पता है, या उसे ये भी पता है कि युआन लेई ने ही उस घोड़े को नशीली दवा दी थी। भले ही इस समय उसके पास कोई सबूत न हो, लेकिन जल्द ही उसे सबूत मिल जाएगा। वह उस व्यक्ति को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है जिसने शीमिंग की जान को खतरे में डालने की हिम्मत की। हालांकि उसने उसे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तुम्हें ये कैसे पता चला? वह भी अपनी बाहों में उसे कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने आलिंगन में ले लेता है। वह खिलखिलाकर हंसती है और उसकी बाहों में सिमटकर कहती है, मुझे कैसे पता नहीं चल सकता। लेख में तो मेरी खूब तारीफ हुई थी, और मुझे पहले से ही शक था कि तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुमने उस घटना के बारे में मुझसे कोई जानकारी नहीं पूछी थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो। जब उसने अपनी उंगलियों से उसके बालों को सुलझाया तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वो बू शाओ ही था, है ना? उसके शब्दों को सुनकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। नहीं, क्या आपको लगता है कि मुझे उसे आपके बारे में बताने की ज़रूरत है? तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। वह मुस्कुराया, क्योंकि उसे पहले से ही समझ आ गया था कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। उसने झुककर उसके माथे पर एक चुंबन दिया। उन्हें लगा कि यह काफ़ी नहीं है। वह अपने बेबी पिंक पजामे में बेहद प्यारी लग रही थी। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसकी आंखों पर प्यार से चुंबन किया। जब वह उसे चुंबनों से लाड़ प्यार कर रहा था तो वह मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखों से लेकर नाक तक, गालों तक, अंत में उसने उसके होंठों को चूमा। चूमने के बाद उसने अपने होंठ धीरे से उसके गुलाबी होंठों पर रख दिए। इस बार चुंबन कोमल और धीमा था। उसने बड़े आराम से उसके नम होंठों का स्वाद लिया। जियामिंग उसकी बाहों में कमजोर महसूस कर रही थी और गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने करीब खींच लिया। तुम घोड़े की सवारी तो बहुत अच्छी तरह कर लेती हो, लेकिन चुंबन करते समय ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, उसने धीमी आवाज़ में उसके होठों पर कहा। उसके शब्दों को सुनकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने हल्के से उसकी छाती पर एक थप्पड़ मारा। आह, दर्द हो रहा है। उसने दर्द से नाटकीय ढंग से चिल्लाते हुए उसके निचले होंठ को काट लिया। आह, जब उसने उसे काटा तो उसने उसे घूर कर देखा, लेकिन वह बस मुस्कुराया और उसके भरे हुए होठों को चूम लिया। ली वेई के नहाने के बाद वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए बिस्तर पर लेट गए और सो गए। तो अब तुम क्या करने वाले हो? जीमिंग ने उत्सुकतावश पूछा कि वह क्या करने वाला है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जनता सब कुछ कर लेगी। मैंने उन्हें दिखा दिया है कि उस दिन क्या हुआ था, अब यह उनका काम है कि वे जाने कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने सहजता से कहते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। उसने सिर हिलाकर कहा, आप सही कह रहे हैं। लोग पहले से ही पूरी स्थिति के बारे में अटकलें लगा रहे हैं। वैसे क्या आप इंसानों के साथ साथ घोड़ों का भी इलाज कर सकते हैं? जियामिंग ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने उसकी ओर देखा और आह भरी। अगर उसे इतनी जानकारी है तो वह पूरी स्थिति से भी अवगत होगा। असल में मैंने इसके लिए दादाजी सू को फ़ोन किया था। उस समय मैं बस उनके निर्देशों का पालन कर रहा था और कुछ नहीं। उसने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। अब उसे उसका ये स्वभाव सहज लगने लगा था। मुझे कुछ याद आया। जीमिंग अचानक बिस्तर पर उठ बैठा और मुस्कुराते हुए ली वेई की ओर देखा। यह क्या है? मैंने कल दादाजी सू को फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किसी को उस घोड़े के खून की जांच करने के लिए कहा है ताकि उस दवा के बारे में पता चल सके। उसने क्या कहा? ली वेई भी उठकर बैठ गया और अपनी पीठ को बैकरेस्ट से टिका लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस दवा के बारे में पता चल गया है और यह कोई साधारण दवा नहीं है जो देश में आसानी से मिल जाए। यह आयातित दवा है जिससे घोड़े को भ्रम हो सकता है और इसी वजह से वह बेकाबू हो जाता है। जब वह उसे उस दवा के बारे में समझा रही थी तो उसके चेहरे के भाव उदास हो गए। इस दवा पर देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि मालिक जानवरों के साथ दुर्व्यवहार न कर सकें। इसलिए तकनीकी रूप से इस तरह की दवा का इस्तेमाल देश में गैरकानूनी है। उसने दादासू द्वारा बताई गई हर बात उसे बताई। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे ड्रग्स इंसानों पर काम करते हैं। जिस तरह ड्रग्स इंसानों को भ्रमित करते हैं और उन्हें बेकाबू कर देते हैं, ठीक वैसा ही यह घोड़ों पर भी करता है। घोड़ा इधर उधर दौड़ने लगा तो उसे बहुत तकलीफ हुई और दर्द भी हुआ। फिर भी वह बहुत अच्छा था और उसने खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश की।
वरना उस दिन हालात और भी खराब हो सकते थे। उस घोड़े के लिए बुरा महसूस करते हुए उसने गहरी सांस ली। अगर युआन लेई को उससे कोई समस्या थी तो उसे खुद उसके पास आना चाहिए था। क्या इसमें किसी निर्दोष को चोट पहुंचाने की कोई ज़रूरत थी? लीवेई ने उसकी पीठ थपथपाए और कहा, मैं समझ गई। मैं किसी को ये पता लगाने के लिए कहूंगी कि वह ड्रग किसने और कहाँ से खरीदा। ये सब जानने के बाद चीज़ें इस तरह आसान हो गईं। अब वह ड्रग के बारे में जानता है और चूंकि ये देश में प्रतिबंधित है इसलिए जियाओ जून आसानी से ड्रग खरीदने वाले को ढूंढ सकता है। आखिरकार इस तरह का काम तो उनकी विशेषज्ञता है। अगले दिन जीमिंग की नींद तब भंग हुई जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने नींद में ही अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। लीवेई जब उठी तब तक सुबह के 10 बज चुके थे और वह पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। उसे मासिक धर्म के कारण देर हो गई और उसने आज का प्रशिक्षण छोड़ दिया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया उसे दूसरी तरफ से सोंग शिने की उत्साहित आवाज़ सुनाई दी। जियामिंग, क्या आपको पता है कि सिर्फ एक लेख की वजह से आप चर्चा का विषय बन गए हैं? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उत्साहित क्यों हो? वह लेख इंटरनेट पर खूब ट्रेंड कर रहा है, सोंग शिना ने अपने कंप्यूटर पर रेटिंग देखते हुए उत्साह से कहा। लेट द शिप सेल और बैडेस एम्प्रेस जैसे हैशटैग सबसे ऊपर हैं। ये सुनकर जीमिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। खुद को दबंग महारानी कहलाना वाकई अच्छा लगता है। अरे यह क्या है? सोंग शिना ने उलझन में कहा। जियामिंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या बात है? लगता है तुम्हारे बारे में एक और खबर है। सोंग शिने की आवाज़ अचानक धीमी और संदेह भरी हो गई। अध्याय 546 प्यासी महारानी। सोंग शिन लेख पर क्लिक करते ही चौंक गई। लेख पढ़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया। क्या ये किस बारे में है? क्या ये उसी घटना के बारे में है? जीमिंग ने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि इतने कम समय में ही इस घटना के बारे में कई लेख प्रकाशित हो चुके थे और वे दोनों वीडियो भी वायरल हो गए थे। सोंग शिना ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने मुश्किल से सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी, तुम खुद देख लेना। सोंग शिना की हताश आवाज़ सुनकर जीमिंग ने भौहें चढ़ाईं और जब सोंग शिना ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया तो उसने और भी भौहें सिकोड़ीं। उसने सोंग शिना द्वारा भेजे गए लिंक को खोला और लेख का शीर्षक पढ़ते ही वह सदमे से आंखें चौड़ी कर लीं। एक दबंग महारानी या पुरुषों की भूखी महारानी। यह उपाधि सचमुच अजीब और विचित्र थी। हालांकि वह समझ गई थी कि यह उसी के बारे में है क्योंकि जनता ने उसे बहादुर महारानी की उपाधि दी थी। लेकिन उस पुरुष लोभी महारानी में ऐसी क्या बात है? उसके हाथ थोड़े काम रहे थे लेकिन उसने खुद को मजबूर करके पूरा लेख पढ़ा। अरे सब लोग, मैंने देखा कि कोई लोकप्रियता हासिल कर रही है और उसे बैडिस एम्प्रेस कहा जा रहा है। लेकिन क्या वह इस उपाधि की हकदार है? जी हाँ, मैं श्रीहान की फिल्म में दूसरी मुख्य अभिनेत्री शीमिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे इस उद्योग में उनके काम करने और लोकप्रियता हासिल करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि लोग गलत व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। वह कोई देवी नहीं है और एक छात्र को परेशान करने के आरोप में उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसने न केवल उस छात्र पर हमला किया बल्कि उसे बुरी तरह घायल भी कर दिया, जिसके कारण उसे 1 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। मुझे अभी भी उस छात्र के लिए बुरा लगता है। चूंकि वह एक अमीर परिवार से है इसलिए वह विदेश चली गई और खुशी से अपना जीवन जी रही है, जबकि उस छात्र को उसके कृत्यों से आघात झेलना पड़ रहा है। क्या उस छात्रा के लिए यह उचित है कि उस जैसी व्यक्ति की लोग प्रशंसा करें और उसे आदर्श मानें? आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब सही सही कैसे पता चला। मैं उसकी सहपाठी थी और मैं उसे अच्छी तरह जानती थी कि वह पहले कैसी थी। उसके जैसी इंसान को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। जियामिंग की आंखें फड़कने लगी क्योंकि उसे लगा जैसे उसके दिल में कुछ चुभ रहा हो। उसने नाम देखा और जिस अकाउंट से यह पोस्ट किया गया था वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का था और वह शीमिंग की सहपाठी हुआ करती थी। हालांकि उसे लुओ नाम की इस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है, फिर भी उसके शब्द बेहद दुखदायी थे। जियामिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और उन टिप्पणियों को देखा जिनसे उसका दिल बैठ गया। जो लोग कल उसकी प्रशंसा कर रहे थे और ज्ञान को बचाने के लिए उसे धन्यवाद दे रहे थे, वही लोग अब उसे कोस रहे थे और उसे बदचलन और वेश्या आदि कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने इस इंडस्ट्री को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन कल जब लोगों ने उसकी तारीफ की तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि सिर्फ एक पोस्ट से सब कुछ बदल सकता है, और वो भी तब जब पोस्ट में घटना का एक भी सबूत नहीं है। लोगों को किसी की बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, जबकि वे किसी के चरित्र का आकलन सिर्फ उसके शब्दों के आधार पर कर लेते हैं। किसी की प्रशंसा करने की तुलना में घृणास्पद शब्द बोलना कहीं अधिक आसान होता है। उसने कुछ ऐसी टिप्पणियां देखीं जो लेख से भी अधिक हास्यास्पद थीं। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है। मुझे भाई यान के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उन्हें ऐसी बदचलन औरत के साथ काम करना पड़ा। मुझे डर है कि कहीं उसने यान को छेड़ने की कोशिश तो नहीं की और क्या पता घोड़े पर सवार होकर उसने जानबूझकर पीछे से उसे गले लगाया हो। और रस्सी पकड़ना तो बस एक बहाना था, क्या पता इन सब के पीछे उसी का हाथ हो। ये तो बहुत डरावना है। इस टिप्पणी पर उसे हल्की सी हंसी आई, लेकिन उसकी आवाज़ भर्रा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि उसने रोने से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस समय उसे दूसरों की चिंता नहीं थी। उसे इस बात की चिंता थी कि जब लीवेई इसे देखेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आखिरकार जीमिंग ने उसे इस घटना के बारे में पहले कभी नहीं बताया था, न ही उसके सामने इसका जिक्र किया था। साथ ही जीमिंग की पिछली छवि भी उसकी नज़र में कुछ खास अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ से लीवेई की कॉल आते देख उसका दिल बैठ गया। उसने अपने होंठ सिकुड़े और भारी मन से फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते हुए उसने धीमी आवाज़ में कहा, हेलो। उसने कुछ नहीं कहा और उनके बीच काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। लेकिन 1 मिनट बाद उसने शांत स्वर में पूछा, तुम ठीक हो? उसने कुछ नहीं कहा और अपने होंठ कसकर बंद कर लिए।
उसने बस गुनगुनाया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने हल्की सी आह भरी और कहा, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, बस कुछ दिनों के लिए अपना फ़ोन मत देखना, मुझे ये सब संभालने दो। लीवेई, उसके होंठ कांप रहे थे जब उसने कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैंने नहीं किया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती कि उसने कुछ नहीं किया, उसने उसकी बात काट दी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, इसलिए श्रीमती जिन, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ दिनों के लिए आराम कीजिए और कुछ दिनों तक फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने शांत रहने की कोशिश की ताकि वह घबरा न जाएं। उसके शब्दों को सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसके शब्दों ने उसे और भी दुखी कर दिया क्योंकि उसे वे घृणास्पद टिप्पणियां याद आ गईं। वे टिप्पणियां ठीक वैसी ही व्यंग्यात्मक और चोट पहुंचाने वाली थीं जैसी उसने अपने पिछले जीवन में सुनी थीं। भले ही उसका अपने अंगरक्षक से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसे अनैतिक माना जाता था। ये स्थिति उस स्थिति से काफ़ी मिलती जुलती है। वह खुद को और रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगी। वह इतनी बुरी तरह रो रही थी और सिसक रही थी कि लीवेई को बेबस महसूस होने लगा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा और फ़ोन के दूसरी तरफ चुप रहे। कभी कभी इंसान को सिर्फ रोने की जरूरत होती है ताकि दर्द उसके दिल में कांटा न बन जाए। अध्याय 547 टॉक शो। फ़ोन रखने के बाद लीवेई के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने अपने कंप्यूटर पर लेख देखा। सर, मैंने किसी को इस पोस्ट को वायरल होने से रोकने के लिए नियुक्त किया है, लेकिन चूंकि यह एक निजी खाते से पोस्ट की गई है, इसलिए इसे हटाना मुश्किल है जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं इसे हटा न दे। लीवेई ने दांत पीसते हुए कहा, बाहर जाओ। उसने गुस्से में आकर गुशाओ पर चिल्लाया। ये पोस्ट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने की थी। हालांकि वह उतनी लोकप्रिय नहीं थी, फिर भी उसकी पोस्ट इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी और टॉप पर पहुंच गई। उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक दिन में हजारों फॉलोअर्स हासिल कर लिए। जियामिंग ने स्नान किया और नाश्ता किया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। सुबह से ही उसे इतने सारे फ़ोन आए हैं। माँ जिन, सू जिन, दादा सू जिनलियांग, यहाँ तक कि जूलैन और वू शिंग ने भी फ़ोन करके उसे हिम्मत रखने और शांत रहने को कहा है, क्योंकि उन सभी ने शीमिंग को देखा है और वे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो इतनी बेशर्म हरकत कर सके। उसका फ़ोन फिर से बजा और वह कॉल काटने ही वाली थी कि स्क्रीन पर तांग नियान का नाम देखकर उसने फ़ोन उठा लिया। वह अपना फ़ोन उठाने में हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे डर था कि तांग नियान उससे निराश हो सकती है। अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हुए ज़्यादा समय नहीं बीता था कि घोटाला सामने आ गया। क्या ये सच है? जियामिंग के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से तांग नियान ने एक सरल सा सवाल पूछा। जियामिंग ने होंठ सिकुड़ते हुए जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। वह लड़का मुझ पर हमला करने आया था और मैंने अपनी रक्षा के लिए उसे लात मारी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और अंततः इसी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं है। उसने तांग नियान को सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया क्योंकि उसे ये तय करना था कि क्या करना है, इसलिए उसे सच्चाई से अवगत कराना जरूरी था। तांग नियान ने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाया। बस इतना ही, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पत्रकारों के फ़ोन मत उठाना और फिलहाल कोई इंटरव्यू मत देना। मैं नुकसान को जितना हो सके कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। तांग नियान की बातें सुनकर जिमिंग हैरान रह गई। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उस पर पूरी तरह विश्वास कर लेगी। उसने सोचा था कि तांग नियान उसे इस तरह के विवाद में पड़ने के लिए डांटेगी, लेकिन इसके बजाय उसने कहा कि अपना ख्याल रखना। उसने सिर हिलाया और फ़ोन रख दिया। युआन लेई अपने घर में थी जब उसने ये लेख देखा। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने जेनी उर्फ किंजिया को फ़ोन करके इस लेख के बारे में बात की। किंजिया के फ़ोन उठाते ही युआन लेई ने उत्तेजित होकर पूछा, क्या ये तुम थी? क्या तुमने उस व्यक्ति से वह पोस्ट करने को कहा था? युआन लेई की बातें सुनकर किंजिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ, वह मेरी हाई स्कूल की दोस्त है। हम एक ही कक्षा में थे, इसलिए उसने शीमिंग के काले अतीत को उजागर करने और उस कमीनी को उसकी औकात दिखाने की तैयारी कर ली। वह खुद को महारानी समझती है क्योंकि वह उन्हीं की तरह व्यवहार कर रही है। यह उसके लिए एक करारा सबक होगा। किंजिया मुस्कुराई क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके अभिनय करियर का अंत हो जाएगा। युआन लेई ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए उत्सुकता से पूछा, तो उस पोस्ट पर जो कुछ भी लिखा है वह सच है? क्या उसने किसी पुरुष छात्र को परेशान किया? क्या आपको लगता है कि यह गलत है? ये 100% सच है। उसे तो इसी वजह से स्कूल से निकाल भी दिया गया था। युआनजिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शीमिंग ऐसा कुछ कर सकता है। जियांग यान शीमिंग के बारे में लेख पढ़कर स्तब्ध रह गया। शीमिंग को अपमानित करने के लिए लोगों द्वारा की गई सभी टिप्पणियों और पोस्टों को पढ़कर उसका जबड़ा कस गया। उसने अपने होंठ सिकोड़े और अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करने लगा। तभी उसके मैनेजर ने उसे देख लिया। तुम क्या कर रहे हो? जब मैनेजर ने देखा कि जियांग यान कुछ टाइप कर रही है और शीमिंग के समर्थन में पोस्ट करने वाली है, तो उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि उसकी मदद करने से उसे कोई फ़ायदा होगा? इससे तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जियांग यान के बेकाबू हो जाने पर वह चिल्लाया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं चुपचाप बैठकर अपने प्रशंसकों को बिना किसी कारण के उसकी छवि खराब करते हुए देखूं? वे उस पर मुझे परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या वे अंधे हैं या क्या? अगर उसने उस समय मुझे नहीं पकड़ा होता तो मुझे बुरी तरह चोट लग जाती। उसने न केवल मेरे साथ बुरा बर्ताव किया बल्कि उसने लगभग उसे ये भी बता दिया कि उसने घोड़े के साथ कैसा बर्ताव किया था। मैनेजर ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, बस उन्हें नज़रअंदाज करो। समय के साथ मामला शांत हो जाएगा। बस कोई प्रतिक्रिया मत दो।
लोग जल्द ही इसे भूल जाएंगे। ... 2 सप्ताह इसी तरह बीत गए और शीमिंग और ग्लोबल वर्ल्ड ने उस पोस्ट के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लोग उनकी घोषणा का इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग उस पोस्ट के माध्यम से जो कुछ भी पता चला उसके लिए शीमिंग को दोषी ठहराते रहे। जियामिंग अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी क्योंकि उसने लीवेई को घटना के बारे में बताया और लीवेई ने उससे केवल आराम करने और घटना के बारे में और न सोचने के लिए कहा। जब उसे तांग नियान का फ़ोन आया तब वह घर पर थी। जब उसने फ़ोन उठाया तो उसे दूसरी तरफ से तांग नियान की शांत आवाज़ सुनाई दी। जियामिंग, मुझे पता है कि इस समय हालात थोड़े अस्त व्यस्त हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उस पोस्ट की वजह से घर पर बैठे रहो। चूंकि तुमने कुछ नहीं किया इसलिए तुम्हें यह महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया है। तांग नियान के ये शब्द सुनकर कि उसे उस पर इतना भरोसा है, शीमिंग मुस्कुरा उठी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तांग नियान की बात सुनकर वह थोड़ी असमंजस में पड़ गई। फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इस समय उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक टॉक शो में जाएं। हालांकि यह कोई बड़ा शो नहीं है, फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर है। इसका सीधा प्रसारण इंटरनेट पर होगा और यह पहली बार होगा जब आप जनता का सामना करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उस शो में इस घटना के बारे में सबको बताएं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सच बोलना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम अच्छा कर सकते हो, तुम्हें बस खुद जैसा होना है और कुछ नहीं। जियामिंग को उसकी बातें सुनकर थोड़ी घबराहट हुई। शो में इस बारे में बात करना, क्या इससे कोई फायदा होगा? उसके पास तो इस तर्क को साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। हालांकि वह तांग नियान पर भरोसा करती थी और जानती थी कि अगर वह पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं रखती है तो वह उससे कुछ भी नहीं करवाएगी। अध्याय 548 मैं कहूँगा कि मैं भाग्यशाली था। नोट: इस अध्याय को पढ़ने से पहले लेखक की टिप्पणी अवश्य पढ़ें। शाम को शीमिंग ने शूट के लिए तैयार होते हुए घुटने तक की क्रीम रंग की ड्रेस पहनी। ये ड्रेस थोड़ी शालीन थी और इस अवसर के लिए एकदम सही थी। उसने आईने में खुद को देखा और गहरी सांस ली। चलो ज़ीमिंग, तुम कर सकते हो, उसने खुद को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जिस दिन से उसे इस बात का पता चला कि झाओ मिंग उसकी दुनिया में जा सकता है, उस दिन से उसने खुद को झाओ मिंग के बजाय शीमिंग कहना शुरू कर दिया। चूंकि उन्होंने अपनी भूमिकाएं बदल ली हैं, इसलिए उनकी भूमिकाओं को गंभीरता से लेना बेहतर होगा। 1 घंटे बाद वह सोंगशिने के साथ उस सेट पर पहुंची जहां शो की शूटिंग होनी थी। हालांकि यह किसी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए नहीं था और इसका सीधा प्रसारण केवल इंटरनेट पर किया जाएगा, फिर भी सेट को ठीक से व्यवस्थित किया गया था। बीच में एक स्टेज था जिसके केंद्र में 2 बड़े सोफे रखे थे और उनके बीच में एक छोटी सी कॉफी टेबल थी। लोगों की घूरती निगाहों को भांपते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। भले ही उसे यहाँ आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह समझ गई थी कि लोग उसके बारे में कुछ खास नहीं सोचते। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और फिलहाल उनकी निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें मेकअप ठीक करवाने के लिए वैनिटी रूम में जाने के लिए कहा गया और जब वह वैनिटी रूम में दाखिल हुई तो उनकी मुलाकात शो के होस्ट से हुई। वह रेन जेंग था। उसने उसे नमस्कार किया लेकिन उसने उसे ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे वह वहाँ मौजूद ही न हो। इसके बाद ज़ीमिंग ने कुछ नहीं कहा और अपना ध्यान मेकअप पर केंद्रित कर लिया। मेकअप करवाने के बाद शीमिंग को सोफे पर बैठने और अंतिम माइक चेक करने के लिए कहा गया। जियामिंग ने उनके निर्देशों का पालन किया। जब रेन जेंग पेशेवर सूट पहने मंच पर आए तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह बेहद शालीन और खूबसूरत थीं और उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि आजकल ये शो लोगों के बीच इतना लोकप्रिय क्यों है। ये सब रेन जेंग के करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से था। ठीक उसी तरह जैसे वैनिटी रूम में रेन जेंग ने शीमिंग की ओर एक नज़र भी नहीं डाली और वह अपने माइक की सेटिंग्स की जांच करने में व्यस्त थी। कोने में खड़ी सोंगशिना रेन जेंग द्वारा शीमिंग के साथ किए जा रहे व्यवहार को देखकर घबरा गई और उसके हाथ पसीने से भीगने लगे। क्या वाकई शीमिंग को इस शो में लाना एक अच्छा विचार है? पूरी स्थिति को देखकर उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। नमस्कार सभी को, आज हमारे साथ फर्स्ट चॉइस में एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं। जी हाँ, ये हैं शीमिंग। आइए उनका जोरदार स्वागत करें। रेन जेंग ने कैमरे की ओर देखते हुए शीमिंग का परिचय देते हुए अपनी शुरुआती पंक्ति कही। जियामिंग ने कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए अपनी शुरुआती पंक्तियां बोलनी ही थी कि रेन जेंग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। श्रीमती शी, मुझे लगता है कि हमें परिचय वाला हिस्सा छोड़ देना चाहिए। आखिर आजकल आप कई कारणों से काफ़ी लोकप्रिय हैं। रेन जेंग ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। वाह, रेन जेंग ने तो हमले शुरू ही कर दिए हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यह एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसमें कई खुलासे होंगे। प्रसारण का इंतजार कर रहे लोगों ने शो शुरू होते ही टिप्पणी करना शुरू कर दिया। शो शुरू हुए अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए हैं, लेकिन लोगों ने पहले ही जमकर कमेंट करना शुरू कर दिया है और इस समय कम से कम 3000 से अधिक दर्शक मौजूद हैं। और शो अभी तो बस शुरू ही हुआ है। शो के निर्देशक उस समय थोड़े हैरान रह गए जब रेन जेंग ने शीमिंग को परिचय देने का मौका दिए बिना ही अचानक उन पर हमला कर दिया। लेकिन वो क्या कह सकता है? ये शो सिर्फ उसी की वजह से लोकप्रिय है और वो ये बात अच्छी तरह जानती है। इसीलिए वो शो के दौरान अपनी मनमर्जी करती है और कई बार तो स्क्रिप्ट का भी पालन नहीं करती। जियामिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं। आजकल मैं कई कारणों से काफ़ी लोकप्रिय हूँ, इसलिए मुझे भी लगता है कि मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। जियामिंग कैमरे की ओर मुड़े और मुस्कुराए। ज़ीमिंग को अपने साथ खेलते देख रेन जेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। वह यही नहीं रुकी और साक्षात्कार शुरू करने के लिए उन्होंने फिल्म में उनके काम और उनके अनुभव के बारे में कुछ सवाल पूछे। कुछ देर बाद उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो स्क्रिप्ट में नहीं था। जियामिंग, जैसा कि आप जानते हैं, मनोरंजन उद्योग बहुत प्रतिस्पर्धी है और कई लोगों को वह अवसर पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है जो आपको आसानी से मिल गया। क्या आपको लगता है कि यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई कारण है?
रेन चेंग ने मुस्कुराते हुए शीमिंग की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। जियामिंग उसकी बात अच्छी तरह समझ गई थी। उस घटना के बाद कई लोग उसके चयन पर संदेह कर रहे थे और कास्टिंग काउच के जरिए उसे यह भूमिका मिलने के बारे में बेतुकी कहानियां गढ़ रहे थे। और रेन चेंग का इशारा स्पष्ट रूप से उसी ओर था, लेकिन उसके सवाल पूछने का तरीका साफ था कि वह उन अफवाहों पर यकीन करती थी और बस चाहती थी कि वह सच उगल दे। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, जियामिंग घबराई नहीं और एक हल्की सी आह भरते हुए बोली, मुझे लगता है मैं भाग्यशाली रही। मनोरंजन उद्योग तो मेरी पहली पसंद भी नहीं थी। मैं ग्लोबल वर्ल्ड में इंटरव्यू के लिए नौकरी करने के इरादे से गई थी, लेकिन जनसंपर्क विभाग की मैनेजर तांग नियान ने मुझे श्री हान की आने वाली फिल्म के ऑडिशन में जाने का सुझाव दिया। मुझे नहीं पता कि उन्हें मुझ में क्या पसंद आया, लेकिन उन्हीं के प्रोत्साहन की वजह से मैं वहां गई थी। मैं वहां सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी। हालांकि जब मेरा चयन हुआ तो मैं हैरान भी थी। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें मेरी किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। जब तक लोग फिल्म नहीं देख लेते तब तक उन्हें यकीन करना मुश्किल होगा कि मैं प्रतिभाशाली हूँ। इसलिए अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि मुझे ये भूमिका मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अरे हाँ, अब याद आया, वो और जियांग यान एक ही कंपनी से हैं। लेकिन क्या ग्लोबल वर्ल्ड अपने कलाकारों को चुनने में बहुत सावधानी नहीं बरतती? जहाँ तक मुझे पता है, ग्लोबल वर्ल्ड में जगह पाना आसान नहीं है। मैंने ज़ीमिंग के बारे में और जानने की कोशिश की और पता चला कि पहले वह कई डिज़ाइनरों के साथ काम कर चुकी हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ते समय उनकी मॉडल भी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मशहूर डिज़ाइनर जियांग यावेन के लिए भी मॉडल के तौर पर काम किया है। मुझे अभिनय के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़े डिज़ाइनरों के साथ काम किया है और वह भी तब जब वह सिर्फ विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में सुनकर लोग कई बातों पर चर्चा करने लगे। अब तक उनकी कंपनी का कोई जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उन्होंने इसका जिक्र किया तो लोग शी मिंग के बारे में और जानकारी जुटाने लगे। जिया मिंग की बातें सुनकर रेन झेंग आश्चर्यचकित रह गई। जिस तरह से उसने सवाल का जवाब दिया, उससे वह वाकई प्रभावित हुई। आमतौर पर अभिनेत्रियां कास्टिंग काउच और इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछे जाने पर घबरा जाती हैं और हकलाने लगती हैं क्योंकि वे ऐसे विषय पर बात नहीं करना चाहती हैं। जिया मिंग ने कहा कि वह भाग्यशाली थी क्योंकि फिल्म देखने से पहले लोग उनकी प्रतिभा को नहीं मानेंगे। उन्होंने अपनी किस्मत को नकारा नहीं और बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। रेन झेंग ने होंठ सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, जिया मिंग, क्या तुमने इंटरनेट पर वायरल हो रही अपनी पोस्ट देखी है? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? अध्याय 549। अब मुझे किसकी बात सुननी चाहिए? जिन कॉर्पोरेशन। सर, ग्लोबल वर्ल्ड से सुश्री टैंग का फोन आ रहा है। लीवेई ने हाथ बढ़ाकर गू शाओ से फोन ले लिया। सुश्री टैंग। तांग नियान लीवेई की आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत उसकी आवाज़ पहचान ली क्योंकि यह गू शाओ की आवाज़ से बहुत अलग थी और गहरी और मधुर थी। वह उसे कुछ बार देख चुकी है और उससे मुलाकात भी कर चुकी है, लेकिन उसे कभी फ़ोन पर उससे बात करने का मौका नहीं मिला। जब भी वह फ़ोन करती, गू शाओ ही फ़ोन उठाती थी और यहाँ तक कि जब वे किसी बैठक के लिए मिलते थे तब भी लीवेई ज़्यादा नहीं बोलती थी। हालांकि फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनकर उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसकी आवाज़ मर्दाना और कानों को ज़्यादा सुहावनी लगती है। अहम। उसने गला साफ किया और पेशेवर लहजे में बोली, सर, मैंने शी मिंग के लिए वह टॉक शो आयोजित कर लिया है जिसका आपने सुझाव दिया था। लेकिन क्या लाइव प्रसारण में उसकी असली कहानी बताना ठीक रहेगा? अगर मामला बिगड़ गया तो क्या होगा? इससे उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। उसने घबराते हुए कहा। दरअसल शी मिंग को उस टॉक शो में शामिल करने का विचार लीवेई का ही था। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जिन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष स्वयं ग्लोबल वर्ल्ड के मामलों में रुचि ले रहे हैं। ग्लोबल वर्ल्ड जिन कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में से एक है, लेकिन उन्होंने इसके संचालन में कभी रुचि नहीं दिखाई। आमतौर पर वह ग्लोबल वर्ल्ड के काम में कभी दखल नहीं देता है और अगर देता भी है तो उसे सिर्फ राजस्व वाले हिस्से की परवाह होती है और किसी चीज़ की नहीं। जब उसे अचानक गू शाओ का फ़ोन आया तो वह हैरान रह गई और तब से वह शी मिंग के मामले के बारे में लीवेई को सब कुछ बता रही थी। उसे लगा कि चूंकि ज़ी मिंग ग्लोबल वर्ल्ड के अंतर्गत एक कलाकार है, इसलिए वह दखल दे रहा है। आखिरकार ये घोटाला अन्य घोटालों से बड़ा है क्योंकि इसमें एक महिला कलाकार उत्पीड़न के मामले में शामिल है। लीवेई ने तांग नियान की बातें शांति से सुनी और कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आपको बस वही इंतजाम करने हैं जो मैंने आपसे करने को कहा है। तांग नियान ने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं समझ गई, मैं ऐसा ही करूंगी। फ़ोन रखने के बाद लीवेई ने गू शाओ की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? लीवेई ने उससे उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने को कहा है जो शी मिंग के साथ उत्पीड़न के मामले में शामिल है। आखिरकार ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ था। उसने न केवल ज़ी मिंग पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बल्कि उसे भी अपराधी बना दिया और खुद को पीड़ित के रूप में पेश किया। उन्हें शी मिंग का नाम पूरी तरह से साफ करने के लिए उसकी ज़रूरत थी। साथ ही वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलकर हिसाब बराबर करना चाहता था। गू शाओ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया, वह वान ग्रुप के अध्यक्ष के बेटे हैं और संयोग से जिन कॉर्पोरेशंस ही उनकी अगली परियोजना में निवेश करने जा रही है। सच में? तो यह अच्छी बात है। अब उससे निपटना आसान होगा। हाल ही में वान ग्रुप पिछले कई महीनों से वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है और जिन कॉर्पोरेशन द्वारा निवेश की गई आगामी परियोजना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गू शाओ ने सिर हिलाकर कहा, उस आदमी का नाम वांग ली है। वह इस समय अमेरिका में है। वह छुट्टी मनाने गया था और दुनिया से कट गया है। इस समय उससे संपर्क करना असंभव है। क्या वह छुट्टी पर है? क्या उसे परियोजना की जरा भी चिंता नहीं है? क्या उसके पास सचमुच इतना खाली समय है? लीवेई ने चिढ़कर कहा, जब वह वापस आएगा तो मैं आप दोनों के बीच एक मुलाकात का इंतजाम कर दूंगा। लीवेई ने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा किया।
3 दिन बाद फर्स्ट चॉइस के प्रसारण चैनल ने इंटरनेट पर घोषणा की कि शी मिंग उनके टॉक शो में अगले अतिथि होंगे। ये शो लोगों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन चूंकि यह केवल इंटरनेट पर प्रसारित होता है, इसलिए अन्य शो की तुलना में इसकी लोकप्रियता कम है। हालांकि इस चैनल के अन्य शो में से टॉक शो फर्स्ट चॉइस सबसे लोकप्रिय है। हालांकि जब लोगों ने पढ़ा कि शी मिंग शो में आने वाले हैं, तो इस पोस्ट पर टिप्पणियों और लाइक्स की बाढ़ आ गई। क्या वो सच में इस शो में आने वाली है? इतना सब होने के बाद भी उसने उस पोस्ट पर कुछ नहीं कहा और अब अचानक एक टॉक शो में जा रही है। क्या उन्हें पहले सब कुछ साफ नहीं करना चाहिए था? बहुत से लोग उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कुछ किया है। वो तो बिल्कुल मासूम दिखती है। ये क्या बकवास है? उसे ऐसा मौका क्यों दिया जा रहा है? उसे जेल जाना चाहिए, टॉक शो में नहीं। उसके जैसी लोग सचमुच बेशर्म हैं। मैं ये शो नहीं देखना चाहती क्योंकि मुझे उसके जैसी लोग पसंद नहीं हैं। इस शो को देखने का मतलब है कि मैं उसका समर्थन कर रही हूँ। मुझे लगता है हमें ये शो देखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि होस्ट अपने तीखे और सीधे साधे बयानों के लिए जानी जाती है। मज़ा आएगा। के मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि वह मेजबान के गुस्से का सामना कैसे करेगी। मैं रेन झेंग की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ क्योंकि वह बहुत स्पष्टवादी और सीधी सादी हैं। बहुत से लोग शी मिंग के टॉक शो में आने से नफरत कर रहे थे और कुछ लोग उत्सुक थे क्योंकि वे उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। और कुछ लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि शो कैसा होगा क्योंकि इतने बड़े घोटाले के बाद जी मिंग पहली बार किसी टॉक शो में दिखाई देंगे। एक हफ्ते बाद शाम को प्रसारित होने वाले टॉक शो का दिन आ गया। जिया मिंग आराम कर रही थी क्योंकि वह तनाव मुक्त होना चाहती थी और दूसरी बातों के बारे में सोचकर खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। चूंकि प्रसारण सीधा है, इसलिए उसे अपने शब्दों, व्यवहार और हर चीज़ के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। तांग नियान ने उसे यही करने को कहा है, लेकिन इसके विपरीत लीवेई ने उससे कहा कि वह जैसी है वैसी ही रहे और जो चाहे कह दे। वह नहीं चाहता कि वह शब्दों को लेकर ज़्यादा सावधान रहे और निश्चिंत रहे। अब मुझे किसकी बात सुननी चाहिए? अध्याय 550। तो क्या आप सभी दावों से सहमत हैं? सवाल पूछने के बाद रेन झेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ शी मिंग को घूर कर देखा। अब तक वह इस उद्योग के लोगों के घोटालों को उजागर करने में कभी असफल नहीं हुई थी। भले ही वह एक ऐसे मनोरंजन कार्यक्रम की मेजबान है जो केवल इंटरनेट पर प्रसारित होता है, लेकिन अपने सीधे और तीखे सवालों के कारण उसने लोकप्रियता हासिल कर ली है। अन्य पत्रकारों के विपरीत वह अपने सवालों को मीठी मीठी बातों से नहीं सजाती और सीधे वही सवाल पूछती हैं जो वह और जनता पूछना चाहती है। उन्हीं की वजह से यह शो जनता के बीच लोकप्रिय हुआ। ये सवाल सुनकर जी मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी पूछे जाने पर उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। हालांकि उसने अपने चेहरे पर घबराहट नहीं दिखाई और हल्की सी मुस्कान दी। तुम किस कहानी की बात कर रहे हो? एक दबंग महारानी वाली कहानी की या फिर पुरुषों के लिए तरसने वाली दबंग महारानी वाली कहानी की? जी मिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब शी मिंग ने यह सवाल पूछा तो रेन झेंग थोड़ी हैरान रह गई। उसने दूसरे लेख का शीर्षक बताने में जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने लेख का नाम भी नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा कि शीर्षक थोड़ा कठोर है। लेकिन शी मिंग ने इस तरह से बात की कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई जब उसने स्वीकार किया कि जी मिंग को ऐसे सवालों का जवाब देना आता है। यह उसकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी, फिर भी वह शांत और संयमित थी। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे वह एक अनुभवी अभिनेत्री हो जिसे उद्योग में वर्षों का अनुभव हो और वह इस तरह के कई शो में भाग ले चुकी हो। रेन झेंग ने गला साफ किया और पेशेवर मुस्कान के साथ शी मिंग की ओर देखते हुए कहा, मैं दूसरे लेख के बारे में बात कर रही हूँ। लेख में दावा किया गया है कि आपको एक छात्र को परेशान करने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। क्या ये सच है? आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? रेन झेंग ने बिना हिचकिचाए और अधिक दृढ़ता से उससे वही सवाल पूछा। वह देखना चाहती थी कि अब असली सवाल पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। जिया मिंग ने हल्की सी आह भरी और उसके चेहरे से वह छोटी सी मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं हटी। उसे लगा कि महल में मिली सारी ट्रेनिंग सार्थक हो गई, क्योंकि इस सवाल का सामना करने के बाद भी जिससे वह घबरा गई थी, वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैमरा शी मिंग पर केंद्रित हो गया जब उसने कहा, मैंने वह पोस्ट देखी। वह सच थी। मुझे वाकई उस लड़के को चोट पहुंचाने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया, जैसा कि सुश्री लुओरुओ ने अपनी पोस्ट में कहा था। ये शब्द कहते हुए उसकी आंखों में उदासी छा गई। सभी कर्मचारी सन्नाटे में जी मिंग को हैरानी से देखते रहे। उसने इतनी आसानी से वह पद स्वीकार कर लिया। रेन झेंग भी अवाक रह गई क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या उसे कम से कम इन दावों का खंडन या बचाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? ये क्या है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने इतनी आसानी से इसे मान लिया। अगर वो इतनी आसानी से मान जाती है तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। मुझे तो कुछ दिलचस्प मज़ा आने की उम्मीद थी। कितनी बेशर्म है वो, इतना घिनौना काम करने के बाद भी बिल्कुल ठीक ठाक दिखती है। घिनौना? पता नहीं मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या नहीं, लेकिन जब वो ये कहती है तो उसकी आंखें इतनी उदास क्यों लगती हैं? वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग सा भाव था। पता नहीं सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या नहीं, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि उसने इसे जल्दी स्वीकार कर लिया? मतलब इसके पीछे कोई और कहानी भी तो होगी। जिया मिंग के शब्दों के बाद वीडियो पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई और दर्शकों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। निर्देशक का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि अब तक की सबसे ज्यादा व्यूअर रेटिंग मिल चुकी है। दिग्गज अभिनेत्री झांग वेई के इंटरव्यू को भी इतने व्यूज नहीं मिले थे। रेन झेंग ने मुस्कुराते हुए और होंठ सिकुड़ते हुए शी मिंग को घूर कर देखा। तो आप उस पोस्ट में किए गए दावों को स्वीकार कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपने एक लड़के को परेशान किया, आपका व्यक्तित्व घटिया था और आपने दूसरों को धमकाया। रेन झेंग के सवाल और तीखे होते गए क्योंकि वह शी मिंग की प्रतिक्रिया की उम्मीद में उसे घूर रही थी।
हालांकि जीमिंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम सही कह रहे हो। मैं इस बात से सहमत हूं कि मुझे स्कूल से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने उसे चोट पहुंचाई थी। अंडरस्को। रेन झेंग ने अपनी बेबसी महसूस करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए और भले ही शीमिंग ने दावों को स्वीकार कर लिया था, फिर भी वह खुश नहीं थी। रेन झेंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, जियामिंग, क्या तुम्हें लगता है कि सारे आरोप स्वीकार करने से तुम सारी आलोचनाओं से बच जाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मान भी जाओगे तो लोग तुम पर दया करेंगे और तुम्हारा अपराध माफ हो जाएगा? जियामिंग ने अपनी बाहें उठाईं और धीमी आवाज में पूछा, अपराध? कौन सा अपराध? रेन झेंग के होंठ हल्के से मुड़ गए क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार वह कुछ प्रतिक्रिया दे रही है। हाँ, अपराध। किसी को परेशान करना अपराध है और भले ही आपको स्कूल से निकाल दिया गया हो, ये काफ़ी नहीं है। खासकर जब आप एक सेलिब्रिटी हो तो आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं और अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारे युवा आप जैसे लोगों से कैसे सीखेंगे? शीमिंग रेन झेंग को घूर रही थी, उसके होंठों पर मुस्कान थी लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। हाँ, सीखो। सबसे पहले तो मैं अपनी बात साफ कर दूं, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, तो इससे लोगों को मेरी निजता में दखल देने और मेरी अनुमति के बिना इंटरनेट पर मेरे निजी जीवन के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार मिल जाता है और मुझे चुपचाप बैठे रहना चाहिए, यह मानते हुए कि मेरा मूल्यांकन उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो कुछ भी नहीं जानते। जियामिंग की बातें सुनकर रेन झेंग हैरान रह गई। आखिर जियामिंग के जवाब से वह अपना सवाल ही क्यों भूल जाती है? तो अब आप अपने बयान से मुकर रही हैं। आप कह रही हैं कि आपने उस आदमी को परेशान नहीं किया। सुश्री, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बयान काफ़ी विरोधाभासी हैं? रेन झेंग ने अपनी मुद्रा सीधी की और उत्तेजक मुस्कान के साथ शीमिंग को घूरने लगी। अब इस सवाल का जवाब दो। ये भाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे जब वह घमंडी निगाहों से ज़ीमिंग को घूर रही थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।